जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है नए भारत के संविधान का विशेषता। नए भारत का मतलब जब से हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उस समय की हम बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय दंड संहिता है या भारतीय न्याय व्यवस्था है, ये संविधान है। अब ये देखते कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है सब विदेशी कानून है। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, अफ्रीका से, जर्मन से, फ्रांस से, कई देशों से लेकर के इसमें मिश्रण किया गया है। और जब अंग्रेज बनाए थे कानून तो भारतीय दंड संहिता इसलिए बनाए कि चाहे फर्स्ट पार्टी हो या सेकंड पार्टी हो, प्रथम या द्वितीय जिसको हिंदी में कहेंगे, ये दोनों को इन्हें दंड देना था। ये जैसे हमारे दो दुश्मन हैं, जो मर जाए उसमें हमें क्या फर्क पड़ता, दोनों मरे। इसी तरह से हमारे भारत के लोग न्याय, जिसके ऊपर अन्याय किया गया, अन्याय करने वाला और जिसके ऊपर अन्याय हुआ, दोनों उसके नज़र में एक ही थे, दोनों दोषी थे, दोनों दंड के भागी थे। इसलिए ऐसा कानून बनाया उन्होंने लोगों ने। और वही हम देखते, भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत गर्व के साथ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। लेकिन आप लोग उनके वेशभूषा से देखें, पहचाने, वो पूर्ण रूप से अंग्रेजियत से भरे हुए हैं। देखिए, किसी को अगर पहचानना हो तो उसके आँखों को देखो, उसके पूरे चेहरे को देखो और उसके वेशभूषा को देखो। जैसा अंदर से होगा उसके बाहरी वही भाव होगा। जैसे एक आप लोगों को उदाहरण दूं कि कोई मिट्टी का मटका है, उसमें घी भर दोगे तो उस समय पहले तो बाहर मालूम नहीं होगा इसमें घी रखा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाहर वो आ जाएगा। वो ये सीलन दे करके धीरे धीरे बाहर आ जाएगा कि इसमें कोई तरल पदार्थ है, फिर उसमें से वैसा ही सुगंध निकलने लगेगा। इसी तरह से जैसा भाव होता है वैसा ही व्यक्ति का भेष होता है। और आप सबको उदाहरण दूँ, चोर, डकैत, बदमाश को पुलिस इसी आधार पर पकड़ता है, उसका वेशभूषा, उसका हाव भाव देखता है, इसका हाव भाव कैसा है, इसकी आंखें क्या कह रही है, इसी आधार पर पुलिस किसी को पकड़ता है। वो साधु को भी पहचान लेता है, साधु के हाव भाव से, उसके पहनावा से पहचाना जाता है। तो देखो, भारतीयता का, राष्ट्रवादी का पहचान आप लोगों को दिला दूँ। आप लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना होगा, उनके आप लोगों ने वीडियो फोटो देखा होगा। क्या वो उनका भी वेशभूषा अंग्रेजी था, कोट पैंट टाई था। फिर आओ सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखो, क्या उनका भी कोट पैंट टाई है? कहीं आप लोग उनके चित्र में, फोटो में कहीं आप लोग कोट पैंट टाई नहीं देख सकते हो। जैसे फिर आप देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को कभी आप लोगों ने देखा कोट पैंट टाई? अब हम ये भी नहीं कहेंगे, कहीं जाओ वहाँ के वातावरण के अनुसार वेशभूषा पहनना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन भारत में उसका क्या ज़रूरत? आप लोगों ने गांव-गांव में मूर्तियाँ देखा है। भीमराव अम्बेडकर का नाम कौन नहीं जानता, उनके मूर्तियों से, उनके चित्र से कौन नहीं परिचित है। हर गांव-गांव में तो अब होड़ लग गया कि हमारे गांव में भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति होना चाहिए, जिसको अम्बेडकर पार्क या अम्बेडकर चौक के नाम से जाना जाता है। तो देखो कैसा चश्मा, कोट पैंट टाई, चश्मा पहनना कोई बात नहीं है, भारतीय हो या कोई विदेशी हो, सभी अपने दूरदर्शिता के लिए, दूर से दूर देखने के लिए चश्मा पहन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के
जलवायु में, यहाँ के वातावरण में कोट पैंट टाई का क्या जरूरत। देखो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी कोट पैंट टाई भारत में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और विदेशों में भी जाते हैं तो अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कुर्ता पैजामा और जिसको सदरी कहते, जैकेट कहते, बस। देखो कहीं कहीं वहाँ के समय मौसम के अनुसार उनको कपड़े वहाँ के पहनने पड़ते हैं गर्म, ताकि उम्र अधिक है, और अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। हम भी छूट देते, हम भी कहते जैसे यही है, आप लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में चले जाओ तो आपको गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा। यहाँ का नीचे का पहनावा वहाँ के ऊपर का पहनावा में अंतर पड़ जाएगा, कारण की बर्फीला क्षेत्र है। देखो हमारे कहने का मतलब ये, भारत में कोट पैंट टाई का मतलब है हर जगह, ताकि वो व्यक्ति अंग्रेजियत मानसिकता का है। तो देखो उसी मानसिकता के लोगों ने वो केवल भीमराव अम्बेडकर नाम दिए, भीमराव अम्बेडकर का नाम दिया जाता है, संविधान उन्होंने लिखा, लेकिन संविधान केवल अकेले उन्होंने नहीं लिखा है, उनकी समिति थी, उनका समूह था, सब लोग मिलकर के उसको बनाए, लेकिन उसके अध्यक्ष हैं थे, इसलिए उनके नाम दिया जाता है। तो देखो अब हम देखते, अभी अभी हमको कल 27 अक्टूबर को हमको एक व्यक्ति मिले। आज मैं जहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कस्बा महिपुरवा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में बना रहा हूँ। यहीं के एक व्यक्ति मिले, वो ब्राह्मण थे, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। वो बता रहे हैं कि 1990 से हमारा मुकदमा चल रहा है। वो पहले जो है रेलवे विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के अंदर वो जो है कंपाउंडर थे, उनके साथ कोई गड़बड़ी हुई सरकार द्वारा, फिर उन्होंने मुकदमा किया 1990 में। ये 2023 का अंतिम अक्टूबर चल रहा है, आज तक फैसला नहीं हुआ, पता नहीं कब तक फैसला होगा, कोई पता नहीं है। हम तो एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन लाखों मुकदमा भारत में से चल रहे हैं। इसमें देखो क्या यही है संविधान? ये अंग्रेजों का संविधान है, दोनों मरो, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, यानी प्रथम और द्वितीय, दोनों परेशान हो जाओ, हमसे इससे क्या लेना देना। इसमें जो है जज से भी हमको कमीशन मिल रहा है, वकील से भी कमीशन मिल रहा है, और जो वाहन जो लेके जाते सवारियों को, जो मुद्दई या मुद्दाले दोनों जाते हैं, दोनों किराया देते, जो किराया देते तो वाहन विभाग से उनको कमीशन मिलता है, टैक्स मिलता है। हर जगह जगह ये कमाने की इनकी पद्धति है। जो अंग्रेजों की पद्धति रही वही पद्धति इनकी है। देखो ये जो है समय निर्धारित होना चाहिए, ताकि इतने दिनों में आप मुकदमा का फैसला कर दो। जैसे अभी अभी नया संविधान जब लागू हुआ, उसका नाम दिया गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता नहीं। फिर देखो जो पुलिस के द्वारा जो एक्ट, जो पुलिस एक्ट जो बना हुआ है, उसमें हमने देखा बहुत से है 1960 का बना हुआ है, ये 1860 का, 1960 भूल हो गए, 1860 का है। क्या बदलाव किया देखते, जो भी है कुछ भी, सब कुछ उसी समय का चल रहा है। क्या भारत में आप लोग नहीं बना सकते थे? ये पता लगता है उस समय बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे उसमें। तो देखो ऐसे लोगों के हाथ में ये महात्मा गांधी जो है ना, एक नंबर के भारत का दुश्मन हम इसको मानते हैं। इसको पता था कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या कोई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते, या आचार्य कृपलानी प्रधानमंत्री बनते, तो भारत को अच्छे मार्ग पर ले जाते। इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 मत मिले थे, 15 लोगों को मतदान करना था कमेटी को, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को, लेकिन 12 समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुनी, लेकिन केवल एक वोट मिला जवाहरलाल नेहरू को। गांधी ने क्या किया, देश के साथ ये विश्वासघात है या नहीं, खतरा है कि नहीं है, भारत को बर्बाद करने का है या नहीं, ये ले जा करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का और भीमराव अम्बेडकर का, दोनों का मानसिकता एक ही, और इसमें इनके साथ में जो जो लोग थे सबकी मानसिकता यही थी। भले महात्मा का वेशभूषा
ये गांधी का था, लेकिन ये भी पूरी मानसिकता इनकी अंग्रेजियत रही है। तभी जो है ये प्रधानमंत्री नेहरू को बनाए ताकि अंग्रेजियत की तरफ जाए। देखो उसी समय में, इन्हीं के न्याय व्यवस्था के समय में, इन्हीं के संविधान के समय में हमारे भारत के वीर शहीदों को आतंकवादी पढ़ाया गया इतिहास के अंदर। क्या ये लोग आतंकवादी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, अरे नहीं ये गलत हो, या सरदार भगत सिंह हो, या चंद्रशेखर हो, इत्यादि इनके जैसे जितने वीर शहीद थे इनको आतंकवादी पढ़ाया गया। यही भारतीय संविधान, यही है तुम्हारा न्याय। और देखो इस तरह से अब मुकदमा के ऊपर आ जाओ। देखो ये मुकदमा बहुत दिनों से तो ऐसे जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं स्थगित पड़ा हुआ है, हिंदी में उसको स्थगित कहेंगे, जो 25-25 वर्षों से स्थगित पड़ा हुआ है। कब उसका मुकदमा खुलेगा कोई पता नहीं है। यही तुम्हारा भारतीय संविधान। बहुत लोग भीमराव अंबेडकर का गुणगान करते हैं, यही है भीमराव अंबेडकर का देन। जो कार्य अंग्रेजों ने किया उसी को पूरा का पूरा ये सब लोगों ने किया है, भारतीयों को सताने का कार्य किया है। जिस रास्ते पर जो विदेशी अंग्रेज जो है गोरे अंग्रेज चले, उसी रास्ते पर भारत के काले अंग्रेज चल रहे हैं। उनका मानस पुत्र है ये, हम यही कहेंगे। देखो पढ़ाई लिखाई के विषय में यहाँ बढ़ावा देना चाहिए ताकि सरल भाषा में लोग समझ सकें। देखो अपनी मातृभाषा में जो बच्चा सही ढंग से समझेगा वो किसी विदेशी भाषा में नहीं समझ सकता है। एक जगह का एक उदाहरण दूं। एक व्यक्ति को हमने पाया, एक दवा कंपनी का प्रचार था रेनेटेक्स का, तो उसमें रेनेटेक्स उसका नाम है, तो रेनेटेक्स नोवा उसका प्रचार था। उसमें हमने देखा लिखा उस व्यक्ति ने कि 1000 लिख रहा है, बोल रहा है 500। फिर एक जगह लिखा उसने 500 लिख रहा है 1000। तो हमने कहा कि कितने पढ़े लिखे हो? कहा कि पढ़ा लिखा कम हूँ। क्या बात है? हमने बताया कि इसका मतलब ये ऐसा ऐसा होता है, जो 500 लिख चुके हो ये 1000 नहीं कहते, इसको 500 कहते, और उल्टा पुल्टा तुम बोल रहे हो। जो 100 कहना चाहिए, जो 1000 कहना चाहिए, उसको तुम ये 500 बता रहे हो। तो देखो उसने बताया कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं सुना हूँ। तो देखो सुनी सुनाई बात। देखो इसी तरह से क्या होता, गड़बड़ी होती है। कहना क्या, लोग कहते क्या, किसी मतलब शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता है। अधिकतर हमारी माता बहनें, हमारे भाई अंग्रेजी बोलने के पीछे पड़े हुए। ये अंग्रेजों के रास्ते पर चलने के लिए जवाहरलाल ने ऐसा लोगों को परामर्श दिया था कि हम सबको आगे अगर बढ़ना है तो अंग्रेजों का रास्ते पर चलना होगा, अंग्रेजी वेशभूषा सभ्यता संस्कृति अपनाना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसी का नतीजा है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लड़की और लड़का एक साथ पढ़ने का सब कुछ ऐसा भ्रष्टाचार मचाया। देखो अंग्रेजी में ये है कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के लोग उन सभी अंग्रेजी शब्दों का अर्थ पूरा नहीं समझते हैं, उसी में अक्सर यहाँ फेल होते हैं हमारे बच्चे। तो कारण ये है, फेल तो होना ही है, कारण को उसका अर्थ नहीं समझता तो क्या लिखेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। मातृभाषा में उसी सभी शब्दों का वो व्यक्ति अर्थ समझ रहा है, समझ करके वो उसका उत्तर सही ढंग से दे सकता है। और जब तक समझेगा नहीं तो क्या उत्तर देगा। इसलिए देखो अंग्रेजी मानसिकता के लोग ये हर तरह के भारत को बर्बाद किए, और संविधान का दिखाया आपने आप लोगों को। देखो इसमें दोनों पार्टियां, जो न्याय करता है वो और जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है वो दोनों सताए जा रहे हैं। दोनों देखो पक्ष के लोग, ऐसा भी होता है कि मर जाते, वो मुकदमा समाप्त ही हो जाता है, या तो उनके लड़का लड़की जीवित रहते हैं तो लड़ते हैं। देखो ये भारत को बर्बाद करने वाला न्याय है। ऐसा न्याय हमारे यहाँ था वैदिक काल में, न्याय पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था था कि जो 20 वर्ष का 25 वर्ष का मुकदमा था, मात्र 20-25 मिनटों में उसका न्याय हो जाता था।
यानी फैसला हो जाता था। तो न्याय होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता जो लिखा हुआ है तो ये सही है, कारण कि भारतीयों को दंड देने का ये कानून है, ये संविधान है भारतीयों को दंड देने का, भारतीयों को न्याय देने का नहीं। चाहे चोर हो या साधु हो, जिसने चोरी किया वो और जिसका चोरी हुआ वो, दोनों सताए जाएं। दोनों सताए जाएंगे तो ये कमज़ोर रहेंगे, ये सताए जाएंगे तो बर्बाद रहेंगे, ये आबाद नहीं हो सकते। आबाद रहेंगे तो हमारा मुकाबला करेंगे, मजबूत रहेंगे तो हमारा मुकाबला करेंगे। हर तरह से तोड़ो। देखो, और मुझे एक बात याद आई, यहाँ भारत में अंग्रेजों के पहले शिक्षा में ऐसा था कि सभी को सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा का शिक्षा और ये धनुष विद्या जिसी को धनुष वेद कहते हैं, यानी सैन्य शिक्षा, यानी सब का कहाँ तक नाम गिनाऊं, सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। उसका मोटा मोटी कह दूँ, संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण, सभी तरह के जितने हम सबको जीवन में कार्य करने हैं सभी तरह के कार्यों का ज्ञान दिया जाता था। कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी कारीगर के पास जाने की नहीं जरूरत नहीं, सारा कार्य का ज्ञान होता था। सब लोग अपना अपना कार्य कर लेते थे, डॉक्टर के पास जाने की नहीं जरूरत। फिर और बात, सैन्य शिक्षा इसलिए दिया जाता था कि सब लोग शिक्षण प्रशिक्षण लेकर के लड़ने के लिए सैन्य शिक्षा ले लो, ताकि जब देश के ऊपर कोई खतरा आवे सब लोग देश के लिए लड़ो। और अंग्रेज इसमें चालाकी इसलिए किए कि उन्हीं को हमें सैन्य शिक्षा देना है, जो कि हमारे अधीन रहेंगे, हमारा नौकर रहेंगे, हम जो कहेंगे वैसे ये लोग करेंगे, जिसके ऊपर गोली चलाने का आदेश देंगे ये गोली चलाएंगे। और बाकी सब लोग जो हैं सैन्य शिक्षा मत लो, लड़ाई का शिक्षा मत लो, युद्ध विद्या मत सीखो। अगर युद्ध विद्या सभी लोग जानते रहेंगे तो हमारे खिलाफ, हमारे उल्टा ये लोग लड़ेंगे, हमको भगाएंगे। ये किसी तरह का युद्ध विद्या मालूम नहीं रहेगा, इनके पास किसी तरह का शस्त्र नहीं रहेगा, तो हमारे खिलाफ ये लड़ नहीं सकते। आवाज़ उठा करके ही क्या कर लेंगे, इनकी साजिश थी। इसलिए भारतीयों को युद्ध कला का ज्ञान नहीं दिया गया, और पहले दिया जाता था ताकि हमारे राष्ट्र के ऊपर जब कोई खतरा आवे, विदेशी आक्रमण हो, तो सभी लोग एकजुट होकर के लड़े, ये था। और वही कानून, वही सारी व्यवस्थाएं शिक्षा के लिए रखी गई, ताकि हमारे यहाँ किसी तरह का ज्ञान हमारे बच्चों को ना हो सके। सारी व्यवस्थाएं। अब कौशल विकास योजना का मतलब यही है मोदी जी का कि हर तरह का कला, देखो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, लागू होगा उस दिन बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। ये संविधान, ऐसा न्याय व्यवस्था उसी ने इसीलिए बनाया लॉर्ड मैकाले ने कि तुम पढ़ो, इतना ही पढ़ो ताकि तुमको केवल लिखने भर का ज्ञान हो, तुम कुछ और कर न सको। उसने कहा था कि हमें उतना ही ज्ञान देना है, शिक्षा देना है, ताकि ये क्लर्क का काम कर सके, बस क्लर्क के अलावा किसी कार्य का ज्ञान न हो। तो देखो, यानी क्लर्क यानी लिखा पढ़ी, ऑफिस में बैठ करके, कार्यालय में बैठ करके लिखा पढ़ी केवल कॉपी पर करना, बस इतने तक इनका हमें ज्ञान देना है, इससे आगे का कुछ भी नहीं। वही कार्य यहाँ का कांग्रेस सरकार ने भी हमारे बच्चों के साथ यही किया। ये नहीं कि हर तरह का शिक्षण प्रशिक्षण दो, हर कला का ज्ञान हो जाए तो ये बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, ये स्वयं अपना उद्योग धंधा करेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। देखो, ये आज बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण यही है कि बच्चे को, सभी बच्चों को केवल लिखने पढ़ने तक का ज्ञान है, किसी भी तरह का कार्य करने का कोई ज्ञान नहीं है। ये करेंगे क्या? पशुपालन का ज्ञान नहीं, चिकित्सा का ज्ञान नहीं, किसी तरह के कार्य करने का कोई कला है नहीं। बस करना क्या है, पढ़ते समय में किसी एक दो विषय का शिक्षण और प्रशिक्षण ले लो और जाओ। तो किसी और दूसरा कार्य करना नहीं जानते हो तो क्या कर सकते हो? दूसरे के पास जाना पड़ेगा, लूटे जाओगे, बर्बाद रहोगे, आबाद नहीं हो सकते हो। तो देखो, हम सबको जीवन में सभी कार्यों का जरूरत पड़ता है, इसीलिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता, तो हमारे भारतीय बर्बाद रहते, आबाद नहीं होते। ये सब बहुत बड़े कारण हैं।
और उसी रास्ते पर, उसी कानून के हिसाब से ये हमारा संविधान आज लिखा गया है। इसमें बहुत परिवर्तन करने का ज़रूरत है ताकि सभी तरह का कार्य सुलभ हो जाए। ये मुकदमा इतना दिन न चले, मुकदमा का समय निर्धारित हो जाना चाहिए, जो कि अभी नया संविधान जो लागू हुआ है मोदी जी के समय में, ये ऐसा है कि इसका समय निर्धारित है, ज़्यादा दिन परेशानी नहीं होगी। बहुत बड़ा से बड़ा मुकदमा 3 वर्ष में ही समाप्त, बहुत से है तो 90 दिन में, 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसमें दोनों पार्टी को यानी मुद्दई और मुद्दाले को दौड़ना अधिक नहीं पड़ेगा। इससे तो अच्छा और था, जो वैदिककालीन न्याय पंचायत व्यवस्था था वो और अच्छा है। वो अगर हमारे भारत में आ जाए तो हमारा समाज आबाद रहेगा, बर्बाद नहीं हो सकता है। वो आ जाए तो यहाँ ये भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए। तो कारण कि उसमें नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। यहाँ नैतिकता का तो कोई बात ही नहीं, केवल भौतिकता का बात, भौतिकता की बातें, भौतिक शिक्षा दी जाती है। भौतिक में क्या होता है कि हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर को सुख मिलना चाहिए, नीति से मिले या अनीति से मिले उसे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन उस वैदिककालीन शिक्षा में था भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। आध्यात्मिक शिक्षा क्या सिखाता है? हमारे बच्चों के अंदर नैतिकता का ज्ञान देता है। जिसके पास नैतिकता रहेगा वो कभी गलत रास्ता अपनाएगा ही नहीं, गलत करेगा नहीं, तो कोई बर्बादी का कारण ही नहीं बनता है। इसलिए वैदिक शिक्षा नीति होना चाहिए जो कि नैतिकता का पूर्ण रूप से शिक्षा दे। और प्राचीन काल की शिक्षा ऐसी ही रही है, चरित्र निर्माण और नैतिक निर्माण पर ध्यान दिया जाता था। पहला चरित्र और नैतिकता ये होना चाहिए, भौतिकता का नहीं। और लॉर्ड मैकाले केवल भौतिक शिक्षा दिया। उस समय हमारे वैदिक कालीन शिक्षा में ये था कि पूर्ण रूप से नैतिक पूर्ण था। पहले नंबर था अध्यात्म, अधिभौतिक यानी मनोविज्ञान की ये शिक्षा और भौतिक शिक्षा, 3 प्रकार का शिक्षा होता था। आज के ये जो टीचर कहते हैं ना, हम इनको कहेंगे फटीचर। शिक्षा कितने प्रकार की होती थी प्राचीन काल में? तो ये शायद ही कोई टीचर बताएगा, ये है फटीचर। क्या बताएंगे? देखो, शिक्षा वो होता है कि जो अपने आप का ज्ञान कराते कि मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, सत्य का ज्ञान करावे, वो है शिक्षा। ये केवल भौतिक यानी केवल इंद्रियों तक जो सीमित हो। भौतिक का पूरा मतलब है भाव तक, जो भाव कहा जाता है इंद्रियों को, जो 5 ज्ञान इंद्रियों तक जो सीमित है उसको कहते हैं भौतिक। सुन करके, चमड़ा के स्पर्श से, जिह्वा के स्पर्श से, यानी ये जो है आँख से देख करके, कान से सुन करके, इन 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान किया जा सके, इसका नाम है भौतिक शिक्षा। इसका बड़े बड़े ये टीचर, हम इसीलिए इनको फटीचर कहते। ये अगर माई के दूध पिए तो इस तरह से किसी पूछ करके बताओ, ये कोई नहीं बताएगा कि भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब केवल यही बताएंगे, इनको रटी रटाई विद्या है, तोता जैसा। ये तोता कहा जाता है ना, पोपट गुजराती में, बस जो रटा दिया गया उतने तक जाना है। स्वयं विचार करके किसी शब्दकार से ये नहीं निकाल सकते। लेकिन देखो, उसी अध्यात्म का देन है कि सोच विचार करके खुद हमने भौतिक शब्दकार से निकाला तो हमें समझ में आया कि भौतिक का वास्तविक मतलब क्या है। इस तरह से खुलासा आज तक किसी के द्वारा नहीं सुना हमने, न कहीं लिखा हुआ हमने पाया, कोई नहीं बताया, स्वयं निकाला हूँ इसका अर्थ। इसका मतलब भौतिक का मतलब ये है। सुन करके कोई भी बात बता ले, लेकिन आज तक किसी से हमने पूछा, कोई नहीं बता सका। जब हम पुस्तक लिखने लगे सत्य दर्शन सागर, तब मुझे इसका आवश्यकता पड़ा और हम इसका संशोधन करके हमने अपने सत्य दर्शन सागर पुस्तक में भी इसका खुलासा किया हूँ। सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये भौतिक शिक्षा दिया ताकि इनको अध्यात्म का ज्ञान न हो सके, सत्य के ज्ञान नहीं हो सकेगा तो ये भटके रहेंगे, बर्बाद रहेंगे। इनके अंदर चरित्र निर्माण नहीं हो सकता और न तो नैतिकता आ सकता है। नैतिकता नहीं रहेगा तो स्वयं ये सब बर्बाद रहेंगे। इसलिए अंग्रेजों का चाल था। और उसी रास्ते पर ये जो है अम्बेडकर ने पुस्तक लिखा है संविधान का,
और बड़े बड़े जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, ये हटा करके इन सबको वो शिक्षा का देना चाहिए ताकि हमारे यहाँ लोगों को अध्यात्म का ज्ञान हो, नैतिकता आवे। लेकिन नैतिकता के ऊपर किसी ने नहीं सोचा, ये सब बर्बाद करने के चक्कर में रहे, आबाद के लिए नहीं किसी ने सोचा। तो हम यही कहेंगे कि जो ये काले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के संतान मानस पुत्र भारत को बर्बाद किए हैं, उसी का ये अंग था। गांधी भी था, भले ये भारतीय वस्त्र था लेकिन कट्टर अंग्रेज था और मुसलमानों के तो पक्षधर था ही, अंग्रेजों का मुसलमानों का पक्षधर था गांधी। भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया है, भारतीयों को बर्बाद किया है, हिंदुओं को दबाया है और केवल अंग्रेजों को मुसलमानों को ये बढ़ावा दिया है। इसके लिए सरासर दोषी हम गांधी को कहेंगे, और सब तो हैं नीचे हैं, दूसरे तीसरे नंबर में हैं, लेकिन एक नंबर का दोषी था गांधी। कल हमने 27 ये अक्टूबर को जो वीडियो बनाया हूँ, आज सुबह में 28 अक्टूबर में डाला हूँ। अब ये आज जो वीडियो बन रहा है आप लोगों को 29 अक्टूबर को ये देखने को मिलेगा। और आप लोग देखो, इसको समझो कि हमारे भारतीय दंड संहिता, ये संविधान के अंदर क्या है सही है क्या गलत है। तो देखो कोई बदलाव नहीं है, सब लोग सताए जा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। आबाद होना है तो इस संविधान को बदलना ही होगा। ये अंग्रेजों के दलाल और अंग्रेजों के मानस पुत्र ये कह रहे हैं कि मोदी जी इसमें बदलाव कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं संविधान, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे भारतीय दंड संहिता नहीं है। आप सब लोग गूगल पर उठा के पूछ लो, ये भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन देश से कौन कौन कानून लिया गया है, सब उस पर आएगा, आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग पक्षपात मत करना। अगर आप लोग आबाद रहना चाहते हो, बर्बाद नहीं होना चाहते हो, तो भारतीय संविधान के विषय में समझो, जानो कि इसके अंदर क्या गड़बड़ी है, क्या कमी है। अगर नहीं जानोगे तो इसी तरह से सब लोग बर्बाद होते रहोगे। और मोदी जी ने जो संविधान भारतीय न्याय संहिता बनाया है उसको आप लोग स्वीकार करो। आप सभी लोगों से हमारा नम्र निवेदन है, इसी संविधान से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसमें शिक्षा की व्यवस्थाएं भी सुधारी गई है और उनके बनाए हुए नई शिक्षा पद्धति जो है 2020 का, वो भी आप लोग स्वीकार करो। वो नैतिकता को बढ़ावा देने वाला है, नैतिकता और चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया गया है, कारण कि उसी में सभी तरह के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराया जाएगा। धर्म ग्रंथ अध्ययन करना जरूरी है। देखो ये आए काले अंग्रेज के संविधान यही बनाया कि हमारा शिक्षा व्यवस्था धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, यानी धर्म से अलग होना चाहिए। धर्म से अलग रहेगा, जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ अधर्म को आने से कौन रोक सकता है। इसी अधर्म का कारण है कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, चोरी, बेईमानी, शैतानी, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है और बाप भी बेटा को नहीं पहचान रहा है, बेटा नहीं पहचानता बाप को। यही कारण है, कारण किसी के अंदर नैतिकता नहीं है। नैतिकता पूर्ण हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, वो हम सबको चाहिए ताकि हमारे बच्चों में, हमारे समाज में नैतिकता आवे। जब तक नैतिकता नहीं रहेगा तब तक हम सब आबाद नहीं हो सकते, हम सब बर्बाद ही रहेंगे। इसलिए धार्मिक शिक्षा आज जो गीता और रामायण, वेद, उपनिषद पढ़ाया जाता और मोदी जी के कानून में ये नियम है, ये लागू हो गया कई जगह कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, गीता का पाठ कराया जा रहा है। और गीता के केवल छोटा ग्रंथ मत देखो, गीता सभी धर्म ग्रंथों का सार है, पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का सार है। भारत के धर्म ग्रंथों का नहीं कहता हूँ, पूरे विश्व में सभी धर्म ग्रंथों का वो निचोड़ है। गीता को पढ़ लो, पूरा ज्ञान कर लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, केवल अपने संदेह को, भावनाओं को सही करने के लिए हमारे अंदर किसी प्रकार का शंका न रहे। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों का लोग अध्ययन करते हैं, कारण कि हमने बहुत से धर्म ग्रंथों का, बहुत से इतिहासों का अध्ययन किया, तब जाकर के थोड़ा सा कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन गीता को हमने देखा, पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि गीता का ज्ञान पूर्ण रूप से कर लिया जाए तो कहीं किसी तरह के ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। ये
2020 के नई शिक्षा में ये सारी व्यवस्थाएं आ रही है। आप लोग सुखी रहना चाहते हो, आबाद होना चाहते हो, बर्बाद नहीं होना चाहते हो, तो इसको स्वीकार करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।